हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ट्रस्ट लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शूद्रों का पतन, जो कि हमारा पार्ट 3 है। पिछली दो वीडियोस में हम जैसा कि हमने देख चुके हैं कि शूद्रों का पतन कैसे हुआ। इस पार्ट में हम देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को, जो कि शूद्र माने जाते थे, उन्हें किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा अपने राज्याभिषेक के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। जब शिवाजी ने पश्चिमी महाराष्ट्र में हिंदू राज्य स्थापित किया, तब उनकी इच्छा हुई कि वह राज्याभिषेक करवाएं और राज गद्दी पर बैठें। शिवाजी तथा उनके मित्रों की राय हुई कि राज्याभिषेक वैदिक रीति से होना चाहिए। इसमें उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें। पहली कठिनाई यह है कि राज्याभिषेक होना या ना होना ब्राह्मण की इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि सिवाय ब्राह्मण के और कोई राज्याभिषेक कराने का अधिकारी नहीं है। यह भी ज्ञात हुआ कि राज्याभिषेक केवल क्षत्रिय का ही हो सकता है। यह दूसरी कठिनाई थी। तीसरी कठिनाई वाद्य स्तंभ के करने से दूर हो सकती थी। प्रश्न उठा कि क्या शिवाजी क्षत्रिय हैं? शिवाजी अपने आप को क्षत्रिय बताते थे, परंतु बहुतों ने, उन्हें विशेषकर ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। विरोधी ब्राह्मण का सरगना शिवाजी का प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले था। शिवाजी के मराठा सरदारों ने भी समाज की दृष्टि से उनका प्रभुत्व नहीं माना। यद्यपि ये सरकार शिवाजी के अनुयायी थे, यद्यपि समाज की दृष्टि से वे शिवाजी को अपने से ऊपर तैयार रखने को ना थे। उन्होंने भोज में मोहिते और निम्बालकर तथा घोरपदे के मुकाबले में एक भोसले की उच्चासन देने का विरोध किया। शिवाजी ने ब्राह्मण द्वारा राज्याभिषेक कराने का परामर्श अपने मंत्री आवजी चिंसु, अपनी माता जीजाबाई और भगवती भवानी से किया। इन सब परामर्श से के अनुकूल थे, मतलब इनके अनुकूल थे। आगे लिखते हैं कि महाराष्ट्र का इतिहास पृष्ठ क्रमांक 244। परंतु जो लोग शिवाजी के विरोधी थे, शिवाजी को शूद्र बताते थे, समाज में यह दृढ़ विश्वास था कि कलयुग में क्षत्रिय नहीं है, इसलिए शिवाजी का उपनयन नहीं हुआ और इसलिए शिवाजी को लोग क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं थे। सौभाग्यवश बनारस के प्रसिद्ध ब्राह्मण घाघ भट्ट शिवाजी के पक्ष में हो गए और उन्होंने 6 जून 1674 को रायगढ़ के वाद्य स्प्रोम वैदिक रीति से उपनयन कराकर राज्याभिषेक कराया। कुछ ब्राह्मण शिवाजी का राज्याभिषेक पौराणिक रीति से कराने को तैयार थे। एक काव्य पुस्तक है, इस पुस्तक में जो राज्याभिषेक वैदिक रीति से हुआ था उसके विपरीत बहुत सी बातें लिखी हैं। यह पुस्तक बाद में बनी मालूम होती है, क्योंकि इनमें शिवाजी को शिव का अवतार बताया है। इनमें निच्चलपुरी को घाघ भट्ट के विरोधी थे और गोविंद भट्ट बाखे के बीच में एक काल्पनिक वार्तालाप लिखा हुआ है। इसमें उन अपशगुनों का भी वर्णन है जो राज्याभिषेक के बाद हुए। तो जो काल्पनिक लिखा हुआ है इस किताब के अनुसार, जैसे प्रतापराव गुर्जर की मृत्यु, शिवाजी की मां काशीबाई की मृत्यु तथा घाघ भट्ट के नाक की चोट जो कि एक लकड़ी के गिरने से लगी। जब राज्याभिषेक समाप्त हो गया तब रथ पर पहले घाघ भट्ट बैठे, बाद में शिवाजी। निच्चलपुरी जाते समय शिवाजी को उन घटनाओं की चेतावनी दे गए जो राज्याभिषेक के 13वें और 22वें तथा 55वें दिन होने वाली थी। 13वें दिन शिवाजी की माता की मृत्यु हुई और घुड़साल की आग में लगने से बहुत से अच्छे घोड़े और
एक हाथी मर गया। इन घटनाओं को देखकर शिवाजी ने निश्चलपुरी को बुलाया और फिर तांत्रिक रीति से राज्याभिषेक कराया। शिवाजी द फाउंडर ऑफ मराठा स्वराज, पृष्ठ क्रमांक 252-253 में लिखा हुआ है। ये बात लेकिन काल्पनिक वार्तालाप है। शिवाजी के राज्याभिषेक की कई बातों से सिद्ध होती हैं। शिवाजी के जो राज्याभिषेक हुआ उसकी कथा कई बातों से सिद्ध करती हैं। पहली की सिद्ध करने के लिए आबाजी मेवाड़ से एक वंशावली लाए, जिससे ये सिद्ध होता था कि शिवाजी सिसोदिया वंश के हैं। सिसोदिया क्षत्रिय माने जाते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया वंश का महत्व 2 कारणों से था। पहला क्या, ये लोग रामचंद्र जी के पुत्र लव के वंशज थे, और दूसरा इन लोगों ने मुगलों को अपनी लड़की देने से इनकार किया था। रेफरेंस दिया हुआ है CV वैद्य हिस्ट्री ऑफ जो लिखा है मेडिवल इंडिया, वॉल्यूम नंबर 2, पृष्ठ क्रमांक 8। यह कहा जाता है कि यह वंशावली कृत्रिम थी, जो कि केवल उसी अवसर के लिए बनाई गई थी। यदि यह मान भी लिया जाए कि शिवाजी सिसोदिया वंश के थे, तो क्या सिसोदिया क्षत्रिय थे, सिसोदिया राजपूत थे? यह बात निश्चित नहीं है कि राजपूत क्षत्रिय थे। एक सिद्धांत यह है कि राजपूत हूणों में से थे जो राजपुताने के बस गए थे। बौद्ध धर्म को दबाने के लिए ब्राह्मणों ने इनको विशेष अग्नि संस्कार से क्षत्रिय पद दिया और ये अग्निकुल वंशी कहलाए। इस विषय में कुछ विद्वानों का मत उद्धृत किया जाता है, जैसे कि विंसेंट स्मिथ, जो कि क्वेटेड बाय CV वैद्य इन हिस्ट्री ऑफ मियावल इंडिया, वॉल्यूम नंबर 2, 8 में कहा है कि क्या कहा है कि अब यह बात अच्छे प्रमाण पर सिद्ध है कि बाहरी लोग राजपुताना और उत्तरी गंगा की घाटी में आ बसे थे। ये स्थानीय राजाओं से लड़कर सर्वथा नष्ट नहीं हो गए थे। कुछ तो मर गए, परंतु शेष स्थानीय लोगों में घुल मिल गए। वे शंकों की भांति हिंदू धर्म का समाज में मिलजुल कर हिंदू हो गए, भारत आए। इसी प्रकार दक्षिण में गौड़, भार, खंगवार इत्यादि चंदेल, राठौर, गहरवार इत्यादि कहलाए। ये लोग अपने आप को शूर और चंद्रवंशी में उत्पन्न बताते हैं। विलियम क्रुक क्वेटेड बाय वैद्य का कहना है कि हाल के अनुसंधान ने राजपूतों के आदि का पता लगाया, मतलब उनका पुराने समय का पता लगाया। वैदिक क्षत्रिय और राजपूतों में बड़ा अंतर है, यह निश्चित है। मतलब अब यह निश्चित है कि बहुत से वंशों का प्रमाण शंकों या कुशंकों से है या उन श्वेत हूणों से है जिन्हें सन 480 ई में गुप्त वंश का नाश किया था। गुर्जर जाति ने हिंदू धर्म को अपनाया और उनमें से बहुत से उच्च राजपूत वंश निकले। जब ये लोग ब्राह्मणों का प्रभुत्व मानने लगे तो उनको रामायण और महाभारत के नायकों में जोड़ दिया गया। इस प्रकार राजपूतों का इतिहास बना। उनका कल्पित प्रारंभ सूर्य और चंद्र कहलाया गया या फिर बतलाया गया। इस प्रकार बाहर की जंगली जातियां क्षत्रित्व को प्राप्त हुई। ये आवश्यक था कि इन बाहर के लोगों के बारे में उचित कथाएं गढ़ दी जाएं। इससे यह कथा भी निकली कि वैदिक संस्कारों से 4 वंश अग्नि से पैदा हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म को दबाने में ब्राह्मणों का साथ दिया। ये 4 अग्निकुल, परमार, परिहार, चालुक्य और चौहान थे। डॉक्टर DR भंडारकर का भी यही मत है कि राजपूत गुर्जरों के वंशज हैं और गुर्जर बाहरी थे। यद्यपि वैद्य महोदय ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 10
इस बात के भी खंडन करने की चेष्टा की है, परंतु वैद्य का मत संतोषजनक नहीं है। जो ब्राह्मण राज्याभिषेक करते थे वे इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो सकते थे कि राजपूत क्षत्रिय नहीं हैं। यदि इन बातों को वे नहीं जानते थे तो कम से कम ये इस प्रसिद्ध सिद्धांत को अवश्य जानते होंगे कि कलयुग में कोई क्षत्रिय नहीं है, परंतु ब्राह्मण सिद्धांतों के कायल ना थे। जैसा समय होता था वैसा सिद्धांत बना लेते थे। ब्राह्मण के सिद्धांत कैथोलिक पादरियों की तरह बिका करते थे। जो कि सिद्धांत ब्राह्मणों के जो कैथोलिक पादरी थे उसकी तरह क्या बिका करते थे। गागभट्ट का मत रुपये पर निर्भर था। कितना रुपया गागभट्ट और ब्राह्मणों को मिला, यह बात श्री वैद्य के निम्नलिखित विवरण से जाहिर होती है। शिवाजी द फाउंडर ऑफ मराठा स्वराज माफ करना, पृष्ठ क्रमांक 248-52। प्रत्येक मंत्री को 1 लाख हॉर्न, एक हाथी, एक घोड़ा, वस्त्र और गहने दिए गए थे। गागभट्ट को 1 लाख रुपया दक्षिणा दी गई थी। सभा सांसद के अनुसार राज्याभिषेक का खर्च 1,82,00,000 हॉर्न अर्थात 426 लाख रुपया। हम कह सकते हैं 4,26,00,000 रुपया उस समय खर्च हुआ था। 4,26,00,000 उस टाइम पर 1500-15वीं-16वीं सदी में आप कह सकते हो कितना पैसा खर्च हुआ होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनके सिद्धांत भी बिक गए। सभासद ने लिखा है कि क्या लिखा है कि 50,000 वैदिक ब्राह्मण राज्याभिषेक में इकट्ठे हुए थे। इसके अतिरिक्त हजारों योगी और सन्यासी थे। इन सभी को दुर्ग के नीचे भोजन और अन्न मिलता था। उस समय के कागजात से पता चलता है कि शिवाजी सोना तथा प्रत्येक धातु से तौले गए। डच रिकॉर्ड ने राज्याभिषेक को जो 3 अक्टूबर 1684 ईस्वी को हुआ था विवरण के रूप वर्णन किया है। शिवाजी का वजन 1700 हॉर्न था, हॉर्न अथवा 160 पौंड था, 160 पौंड था। उसका तोल सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि और कपूर, नमक, शक्कर, घी, सुपारी, फल आदि से हुआ था और ये द्रव्य ब्राह्मणों को बांट दिए गए। इसके बाद दक्षिणा बटी और प्रत्येक ब्राह्मण को 3 से 500 रुपये तक मिले। अन्य लोगों को 1 रुपया मिला। इस प्रकार 1.5 लाख हॉर्न दक्षिणा बटी। डच रिकॉर्ड यह भी बताता है कि बात स्तंभ की दक्षिणा में 7,000 हॉर्न घट भट्ट को 17,000 अन्य ब्राह्मणों को दिए गए और 5 जून को शिवाजी को गंगा स्नान कराया और प्रत्येक ब्राह्मण को 100 हॉर्न मिले। जो घोष भट्ट को मिला इससे कहीं ज़्यादा शिवाजी के मंत्रियों को मिला, परंतु मंत्रियों ने भी बड़ी बड़ी भेंटें शिवाजी को दी। मोरोपंत पिंगले ने 7,000 हॉर्न दिया और अन्य मंत्रियों ने 5,000 हॉर्न दिए। मंत्रीगण शिवाजी को शूद्र मानते थे, इसलिए उनको अपने पक्ष में मिलाने के लिए बड़ी बड़ी रकमें दी गईं। गागभट्ट ने स्वयं इतना पलटा खाया कि जो दक्षिणा उनको दी गई वह रिश्वत कही जा सकती है। राज्याभिषेक ने गागभट्ट को लाने में मुख्य हाथ शिवाजी के मंत्री बालाजी आबाजी का था। ये कायस्थ थे। अपने बालाजी द्वारा 3 ब्राह्मण केशव भट्ट, बालचंद्र भट्ट और सोमनाथ भट्ट भेजे गए। तीनों ब्राह्मण शिवाजी के बारे में जो पूर्ण वृत्तांत लेकर गागभट्ट को लाने गए। गागभट्ट ने इन तीनों ब्राह्मणों को इस पात्र के साथ लौटा दिया कि शिवाजी शूद्र हैं
और राज्याभिषेक के अधिकारी नहीं हैं। इसके बाद बालाजी ने इस प्रमाण इकट्ठे किए कि शिवाजी क्षत्रिय हैं, मतलब इस प्रकार के प्रमाण इकट्ठे किए कि शिवाजी क्षत्रिय हैं। उन्होंने एक वंशावली प्राप्त की जिससे पता चलता था कि शिवाजी मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। इस प्रमाण के साथ एक कायस्थ नीलों को योशाजी भेजा गया। घाघ भट्ट प्रमाण से प्रभावित होकर राज्याभिषेक कराने गए। रायगढ़ आकर घाघ भट्ट ने यह कह दिया कि उन्होंने प्रमाण की जांच फिर से की है, शिवाजी शूद्र हैं और राज्याभिषेक के अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे बालाजी का राज्याभिषेक कराने को तैयार हैं क्योंकि बालाजी कायस्थ हैं और क्षत्रिय हैं। तत्पश्चात घाघ भट्ट ने शिवाजी को क्षत्रिय बतलाया। इसके प्रमाण एक पुस्तक घाघ भट्ट ने लिखी है। इस उल्टा फेरी से यही पता चलता है कि जब घाघ भट्ट को काफ़ी रुपया मिल गया तो उन्होंने शिवाजी को क्षत्रिय करार दिया गया। मतलब हम कह सकते हैं कि पैसों की लालच में घाघ भट्ट का नाम का ब्राह्मण बिक गया, सिद्धांत ही चेंज कर दिया। शिवाजी के मामले में यह भी सिद्ध होता है कि ब्राह्मण लोग सिद्धांतों को मौके मौके पर पलट देते थे। घाघ ने शिवाजी को क्षत्रिय मान लिया, मतलब बना दिया, परंतु कितने दिन के लिए। शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक अर्थात 6 जून 1674 को एक नया संवत राज्याभिषेक संवत नाम से चलाया। यह संवत तभी यह पता चला कि जब तक शिवाजी और उनके वंशज गद्दी पर विराजमान थे, मतलब जब तक उनके वंशज गद्दी पर विराजमान थे तब तक जो राज्याभिषेक संवत चला, उसके बाद बंद हो गया। ज्यों ही राज्य ब्राह्मण पेशवाओं के हाथ में लगा, वह संवत बंद करा दिया और फसली सन का प्रयोग होने लगा। फसली सन का ब्राह्मणों ने फिर शिवाजी को शूद्र कहना आरंभ कर दिया। शिवाजी अपने दोनों लड़के संभाजी और राजाराम का उपनयन वैदिक रीति से अपने सामने करा गए थे। शिवाजी के पौत्र साहू का भी ब्राह्मण लोग कुछ बिगाड़ ना सके क्योंकि उस समय ब्राह्मणों का पूर्ण अधिकार न था। ज्यों ही राज्याधिकार ब्राह्मण पेशवाओं के हाथ में आया, उन्होंने रंग बदला। राम जी राजे साहू का पुत्र जो उस समय नाबालिग था, उसका उपनयन हुआ या ना हुआ निश्चित नहीं है, परंतु द्वितीय पुत्र साहू का उपनयन तो पौराणिक रीति से हुआ। और राव बहादुर डोंगरेकर सिद्धांत विजय से प्रतीत होता है कि द्वितीय साहू को शूद्र माना गया। एक बात निश्चित है कि सांगली के कायस्थों के बारे में फैसला देते हुए कारवीर के शंकराचार्य ने इस प्रकार लिखा है। क्या लिखा है? कलयुग में क्षत्रिय नहीं रहे, न शिवाजी न संभाजी न साहू क्षत्रिय थे। यह असली फैसले नहीं हैं। बाद को सांगली के ब्राह्मण ने यह बातें फैसले में अंकित करा दी। प्रताप सिंह ने 1830 में ब्राह्मणों की एक सभा सतारा में बुलाई गई और उस सभा ने प्रताप सिंह के पक्ष में फैसला किया। इससे प्रताप सिंह शूद्रत्व से बच गए, माफ करना। इस प्रकार ब्राह्मणों को शिवाजी की एक शाखा के बारे में हार माननी पड़ी। अब उन्होंने दूसरी शाखा जो कि कोल्हापुर की थी अपेक्षाकृत आरंभ किया। कोल्हापुर के राजा बाबा साहेब महाराज का पुरोहित रघुनाथ शास्त्री पार्वती सब संस्कार पौराणिक रीति से कराने लगा, जो जिनके वंशज थे छत्रपति साहूजी महाराज। बाबा साहब सन 1886 में मर गए। सन 1886 से 1894 तक जब राजा नाबालिग थे, उस जमाने में महलों के संस्कार कैसे हुए इसका पता नहीं। सन 1902 में शाहू महाराज ने वैदिक रीति संस्कार होने की आज्ञा दी, परंतु पुरोहितों ने पौराणिक रीति से कराना
स्वीकार किया, जो छत्रपति शाहूजी महाराज थे, जिसकी वजह से उन्होंने ब्राह्मणों का बहिष्कार भी शुरू कर दिया और उन्होंने सबसे ज़्यादा काम पिछड़ों और अछूतों के लिए किया, वैदिक रीति से नहीं। इसका तात्पर्य यह निकला कि वे राजा शूद्र मानते थे, माने गए, हम बोल सकते हैं, क्षत्रिय नहीं। इस मामले में कारवीर मठ के शंकराचार्य ने क्या लिखा, यह बात वर्णनीय है, क्या है कि शंकराचार्य का एक चेला जो कि ब्रह्मलानकर था, पहले तो गुरु और चेला दोनों महल के पुरोहित के पक्ष में थे और महाराज के प्रतिकूल थे। बाद में चेला महाराज के पक्ष में हो गया और राजा को क्षत्रिय कबूल लिया। गुरु ने चेले को निकाल दिया, हम कह सकते हैं। बाद में राजा ने अपना शंकराचार्य बनाया, जिसका नाम डॉक्टर कुर्तकोटी था, परंतु यह भी राजा के विरुद्ध हो गया। शिवाजी क्षत्रिय मान लिए गए थे, उनके वंशज अन्य वंशज को नहीं बना सकते थे। यद्यपि ब्राह्मणों ने उनके वंशज को शूद्र करार दिया। यह इसलिए हुआ कि ब्राह्मण यह समझते थे कि जिसे चाहे उसे क्षत्रिय, जिसे चाहे उसे शूद्र बना दे, चाहे वह शूद्र को क्षत्रिय और क्षत्रिय को शूद्र बता दे। तो यह कथा, यह कहानी केवल महाराष्ट्र की उद्धृत की गई, परंतु इसके सिद्धांत संपूर्ण देश में प्रचलित हैं। उपनयन कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है, ना शिवाजी को, ना प्रताप सिंह को, ना कायस्थ को। कायस्थ लोग ब्राह्मण से उपनयन कराने का साहस रखते थे। एक बार कायस्थों ने कायस्थ द्वारा उपनयन कराने का प्रस्ताव पास किया, परंतु यह प्रस्ताव ही रह गया। दूसरा, ब्राह्मण जिसका चाहे उपनयन कराएं, जिसका चाहे ना कराएं, अर्थात उसको चाहे उपनयन का अधिकारी समझे या ना समझे, यह इट इज़ डिपेंड ऑन ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण के ऊपर डिपेंड था। तीसरा, ब्राह्मण द्वारा उपनयन रुपया देकर कराया जा सकता था, पैसा द्वारा, जैसा कि शिवाजी ने घाघ भट्ट को अधिक दक्षिणा देकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा 4 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च हुआ था उनका उस टाइम पर। आज के समय में 1000 करोड़ होगा। उपनयन के अधिकार से इनकार केवल धार्मिक कारणों से नहीं किया जा सकता, राजनैतिक कारणों से भी किया जा सकता है। ब्राह्मणों ने कायस्थों का उपनयन कराने से इनकार राजनीतिक कारणों से किया। 5वां जो कारण है, लास्ट है, कि यदि कोई ब्राह्मण उपनयन कराने से इनकार कर दे तो उसकी अपील केवल विद्वत परिषद में हो सकती है और विद्वत परिषद के सभासद केवल ब्राह्मण हो सकते हैं। उपयुक्त व्यवहार से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण जिसका चाहे उसका उपनयन कराएं। वह अधिकार ब्राह्मणों ने शूद्र के खिलाफ प्रयोग किया, उसका उपनयन कराने से इनकार कर दिया। इससे धीरे धीरे उनका पतन हो गया और वे उनका चौथा वर्ण बन गया, हम कह सकते हैं। तो जो शूद्रों का जो पतन हुआ, इसका केवल और केवल जो कारण रहा वह क्या हम बोल सकते हैं, उपनयन संस्कार। तो जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ वो शूद्र कहलाया, जिसका हो गया उसे क्षत्रिय करार कर दिया। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास उस समय पावर थी, तो उन्होंने पैसा खर्च करके घाघ भट्ट नाम के ब्राह्मण को रिश्वत देकर उनको क्षत्रिय बना लिया। उस समय वो क्षत्रिय बनकर राज्याभिषेक एक संवत भी चलाया, लेकिन जब तक उनका राज रहा तब तक रहा। बाकी उनके जो वंशज थे उनको शूद्र करार दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके 2 या 3 चैप्टर और रह गए हैं, इनको हम कवर करेंगे। और यदि आपको ट्रुथ लिटरेचर का यह जो प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं पर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।